आज हम पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक बेसिक फॉर्मूले से शुरू करेंगे। जैसे हम शुरू करें अगर हम करंट से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आई से। और जो आपका करंट होता है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय में टाइम। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ज से, चार्ज को, और टी से टाइम को। अब जो आपका करंट होता है ना, इसको की जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास में एम्पियर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। जो चार्ज होता है इसकी आपके पास में यूनिट होती है कोलम। ठीक है, कोलम आपकी इसकी यूनिट होती है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम की यूनिट तो हमें पता ही है, क्या लेंगे हम स्टैंडर्ड में? सेकेंड लेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला तो हमारा यही हो गया कि दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाय में टी। दूसरा अगर हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें यहाँ से, तो वो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? फर्स्ट चीज क्या हो गई कि दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय में टाइम। दूसरा हम एक ओहम्स लॉ पढ़ते हैं, और ओहम्स लॉ के अंदर क्या आता है आपके पास में? क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये है आपके पास में ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज बराबर होती है करंट मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस। जो आर होता है ये हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस। और आई होता है हमारा करंट, एंड वी क्या होती है आपकी वोल्टेज। या फिर कई जगह पे इसको क्या लिखा हुआ मिला सकता है आपको? ईएमएफ भी लिखा हुआ मिल सकता है। पोटेंशियल ड्रॉप भी हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, या पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा वर्ड यूज करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक की बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो एक आ गया हमारे पास में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सेकेंड वोल्टेज होती है I इंटू में R के बराबर। अब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो हम एक छोटा सा ना रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखेंगे। रेजिस्टेंस होता कैसे है? रेजिस्टेंस को हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस को जो मापने की यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं ओहम, और इसको हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आर से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट होगी आपकी ओहम। अब इन रेजिस्टेंस को दो तरीके से अरेंज किया जाता है, एक सीरीज के अंदर, और सेकंड होता है आपके पास में एक पैरेलल अरेंजमेंट होती है इनकी। जैसे अगर आपको कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ में कोई दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और तीसरा, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, इसको हमने लिख दिया R1, एक ये वाला हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने R2 से, और एक ये वाला हो गया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया R3 से। अगर रेजिस्टेंस एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, एक सीधी लाइन के अंदर आप बोल सकते हो, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही रास्ते के अंदर, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस। अब ये तो मैंने किसके लिए बता दिया? आपका सीरीज के लिए। अब पैरेलल की अरेंजमेंट कैसे होगी? मान लिया एक रेजिस्टेंस आपने इस तरीके से जोड़ा, बीच में कोई, अब देखो समझाती हूँ, एक रेजिस्टेंस आपने ऐसे जोड़ा, अब ध्यान से देखो, एक रेजिस्टेंस ऊपर था, एक रेजिस्टेंस नीचे था। अब देखो, मैं अगर यहां से चलना शुरू करूं ऐसे, तो क्या ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? नहीं ना, बीच में यहाँ पर ये कट आ गया आपके पास में, यहाँ से बैटरी जुड़ी हुई होगी आपकी। ठीक है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इस वाली चीज को कि सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या फंडा है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस को लेकर, और पैरेलली मैं यहाँ पर बात करूंगी पैरेलल के अंदर जो अरेंजमेंट होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो देखो मैंने एक सीरीज की अरेंजमेंट बना दी आपकी। जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया मैंने, एक यहाँ लगाया, और एक यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया R1, इसको मैंने नाम दे दिया R2, और इसको मैंने नाम दे दिया R3, और इसको यहाँ पर मैंने ये बैटरी से अरेंज कर दिया।
जो हम ऐसे सिंबल लगाते हैं ना, एक बड़ा एक छोटा, ये बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। बड़े वाला जो डंडा होता है आपके पास में पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल को। यानी कि यहाँ पर 2 सेल लगे हुए हैं आपके, ठीक है। अब कहीं पर भी बैटरी अगर लगी हुई होगी तो उसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी आपके पास में। मान लिया हमने यहाँ पर 20 वोल्ट की आपकी बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट भी जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर करंट आएगा। देखो यहाँ से मैंने एरो लगाया पॉजिटिव टर्मिनल से जाते हुए की तरफ, और यहाँ देखो क्या आया, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर वापस आ रहा है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया करंट से। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आई हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेलली मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ पैरेलल का डायग्राम। सपोज एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर लगा, दूसरा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर लगा हुआ है और तीसरा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर वाला हो गया आपका R1 रेजिस्टेंस, ये वाला हो गया R2 रेजिस्टेंस और ये वाला क्या हो गया आपका R3 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इनको भी हमने यहाँ पर किस चीज से जोड़ दिया, एक बैटरी से। दोबारा बना देती हूँ डायग्राम, क्लियर नहीं है तो देखो। एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर जोड़ा, सेकेंड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट किया एंड थर्ड रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और फाइनली हमने इसको एक बैटरी के साथ में कर दिया कनेक्ट। ये हो गया आपका R1 रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका R2 रेजिस्टेंस और ये हो गया R3 रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी 20 वोल्ट की आपकी कोई बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, करंट जाएगा आपका, ठीक है। अब सीरीज के अंदर आपका क्या होता है, अगर हम सीरीज की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट कि सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर आपका जो करंट होता है वो हर रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, आपका सेम रहता है। यानी अगर मैं R1 की बात करूं, R2 की बात करूं या R3 की बात करूं, तीनों के अंदर ही आपका करंट क्या रहने वाला है, सेम। और अगर मैं पैरेलल अरेंजमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आपकी जो वोल्टेज जो होती है वो क्या रहती है, सेम जाती है हर एक रेजिस्टेंस के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, या फिर आपको क्या लिखा मिल सकता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम। पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज आर सेम, ठीक है। यहाँ आपका करंट सेम रहेगा और वहां पर आपकी वोल्टेज सेम रहेगी। यानी कि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर भी करंट आई होगा R1 में, R2 में भी और R3 में भी, लेकिन वोल्टेज क्या होगी आपकी अलग अलग। जैसे R1 के अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया, वोल्टेज हम लिखेंगे वो लिखेंगे V1। R2 के अंदर आपका जो सॉरी जो R2 के अंदर आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2 और आपका जो R3 के अंदर है वो होगा आपका V3। मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज कर रही हूँ, आप वोल्टेज भी लिख सकते हो। यानी यहाँ पर तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को अलग अलग वोल्टेज आपकी मिलेगी, जबकि पैरेलल के अंदर आपके हर एक रेजिस्टेंस को वोल्टेज क्या मिलेगी, सेम। अगर यहाँ V वोल्टेज की बैटरी लगी थी तो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को आपको V वोल्टेज ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, आपका करंट अलग अलग। यानी कि मैं इस V को एक बार के लिए यहाँ से रफ करी और मैं करंट को रिप्रेजेंट करूं तो जैसे R1 रेजिस्टेंस के अंदर वहां पर I1 करंट फ्लो करेगा, R2 के अंदर आपका क्या फ्लो करेगा, I2 करंट, और R3 के अंदर आपका कौन सा क्या करंट फ्लो करेगा, I3। यानी तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के अंदर आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी क्या होगा, आपका V ही होगा। लेकिन सीरीज की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका अलग अलग होगा, लेकिन करंट की बात करूं तो वो R1 में भी I ही मिलेगा, R2 को भी I करंट मिलेगा और R3 को भी क्या मिलेगा, आपका I करंट मिलेगा। यानी बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ आपका करंट सेम रहने वाला है और वहां आपकी वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इससे सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, जो आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं उनको क्या मिलती है, वो सब पैरेलल के अंदर अरेंज होती है आपकी, ठीक है। वो पैरेलल में अरेंज होते हैं। मतलब कि मान लिया आपके घर में बाहर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर वो सीरीज में लगे हुए होंगे तो सबको क्या मिलेगा, आपका
सेम करंट मिलेगा, एक जगह से करंट की सप्लाई बंद हुई तो आपका सारे के सारे अप्लायंसेस एक साथ में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दिवाली की आप लाइट्स की बात करो, उसमें क्या होता है, अगर आपकी लाइट की, अगर लड़ी की बात करें, हम जो कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, अगर उसकी एक तार आपकी टूट गई तो पूरी की पूरी आपकी जो दिवाली की लाइट्स हैं वो नहीं जलेंगी। लेकिन अगर हम देखते हैं, मान लें एक कमरे की आपकी ना एमसीबी है जो वो खराब हो गई, वो नीचे गिर गई, तो बाकी सारे घर में तो बिजली की सप्लाई रहती है ना आपकी। यानी कि अगर इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग अप्लायंसेस जो हैं आपके पास में, उनको अलग अलग करंट की क्या मिलती है, सप्लाई मिलती है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, मतलब कुल मिला के हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लिया कोई बल्ब आपका क्या कर रहा है, ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है, तो यानी वो क्या है आपके पास में पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर आप बोल सकते हो। या फिर सिंपल ये बात समझो कि सीरीज का क्या ड्रॉबैक है और पैरेलल का क्या फायदा है, कि सीरीज के अंदर आपकी अगर एक सर्किट के अंदर गड़बड़ आ गई तो पूरा का पूरा जो आपका सर्किट होगा वो नहीं वर्क करेगा। लेकिन मान लिया यहाँ पर ही एक जो लाइन है ये खराब होगी, तो ये बाकी दोनों की दोनों क्या करती रहेंगी, काम करती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर एक में गड़बड़ आ गई तो ये बाकी आगे वाले भी नहीं चलेंगे आपके। ठीक है, अब थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ डायग्राम में बहुत होच-पोच हो गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके बना देती हूँ आपके लिए। मेन चीज आपको आई थिंक क्लियर होगी कि क्या है इन दोनों के अंदर। ठीक है, मैंने दोबारा से ये आपका बनाया है ऐसे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, और फिर हमने इसको यहाँ पे किसी बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रखा था। ये था R1 रेजिस्टेंस, ये था आपका चौक का डस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें से, R3। पैरेलल के अंदर जब हमने इसको अरेंज करा तो एक यहाँ आया, एक यहाँ, और एक मैंने यहाँ लगाया था, और फिर मैंने इसको बैटरी के साथ में क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। ये R1 था, ये R2 था, और ये क्या था आपका R3 था। ये V वोल्टेज के साथ में हमने सप्लाई कर दिया था, यहाँ I करंट जा रहा था। ठीक है, मेन पॉइंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने की तरफ। सीरीज में जब आप रेजिस्टेंस को जोड़ते हो तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, यानी कि नेट रेजिस्टेंस अगर निकालना है पूरे सर्किट का तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस में R3। ठीक है, लेकिन अगर आपको पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो आपका होता है 1/R इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगाए तो 1/R2 प्लस में 1/R1 प्लस में R2 प्लस में 1/R3। तो यहाँ से जो आपका नेट आंसर निकलेगा फिर उसका रिवर्स करके हमारा क्या निकलता है, नेट पैरेलल का रेजिस्टेंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूं, मान लिया मैंने थर्ड वाला कुछ देर के लिए रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ हमने लगा दी बैटरी। ठीक है, यहाँ से भी मान लिया मैंने एक रिमूव कर दिया, तो नेट रेजिस्टेंस अगर सीरीज का देखें तो क्या आ गया, R1 प्लस में R2, और पैरेलल का देखें तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2, R1 प्लस में 1/R2, यानी 1/R इसके बराबर आ गया। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, R2 प्लस में R1 बाय में R1 मल्टीप्लाई में R2। अब हम इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, R1 इंटू में R2 मल्टीप्लाई में R1 प्लस में R2। तो ये क्या आ गई आपकी नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपके पास में। यहाँ तक की बात ठीक है, और सीरीज में क्या होते हैं, ये डायरेक्ट ऐड होते हैं। ठीक है, अब अगर आप पूछना चाहो ना तो ये फॉर्मूला आया कैसे, तो उसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक का नेट रिजल्ट समझ में आ गया। मान लिया आपको ना इस सर्किट की ना टोटल वोल्टेज निकालनी है, तो वोल्टेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई में R होता है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब देखो जैसे हम R1, अब देखो नेट वोल्टेज मान लिया V1 थी आपके पास में, ठीक है, तो अब हमने क्या माना कि सीरीज के अंदर इसको अलग वोल्टेज मिलेगी और इसको अलग वोल्टेज मिलेगी। सपोज इसको V1 मिली और इसको V2 मिली, तो मैंने लिख दिया कि भाई नेट वोल्टेज निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, V1 प्लस में V2। अब देखो नेट करंट क्या था सर्किट के अंदर, I, नेट रेजिस्टेंस मैंने क्या लिख दिया, R लिख दिया। यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो V1 के लिए कितना करंट जाएगा, करंट सीरीज में रहेगा सेम आपके पास में, और आपके पास में रेजिस्टेंस कितना है, R1। अब V2 के अंदर भी करंट तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R2। अब क्या करूं, यहाँ से ना I को कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बच गया,
R1 प्लस में R2 बच गया, तो ये I से कट जाएगा और आपके पास में नेट रिजल्ट वही आ गया कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उनको डायरेक्टली आप क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं पैरेलल के केस में फॉर्मूला कैसे आता है। अब भाई पैरेलल के केस में आपकी वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग है, तो अब यहाँ पे देखो, अब वहां तो हमने वोल्टेज ली थी इसलिए क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू अलग थी, अब यहाँ पर करंट है तो हम करंट को यहाँ लेकर चलेंगे, तो यानी करंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I बाई में R होता है। तो फर्स्ट सर्किट के लिए अगर हम करंट निकाल लें तो कितना होगा, इसके अंदर I1 करंट गया, इसके अंदर I2 करंट गया, ठीक है, यहाँ तक की बात, ये है I2। तो नेट निकालते हैं, नेट करंट कितना हो गया, V बाई में R, या फिर इसको ऐसे लिख लो, I टोटल करंट था, किसके बराबर होगा, I1 प्लस में I2, क्योंकि टोटल करंट ही तो आगे जाके दो पार्ट के अंदर स्प्लिट हो रहा है ना, नेट तो आपका बराबर रहेगा, मान लिया आपने 20 एम्पेयर का करंट भेजा, ठीक है, तो ये दो पार्ट में अगर देखो यहाँ से दो पार्ट में बटा तो वापस भी तो यही आएगा। तो अब देखो I की वैल्यू कितनी होगी, V बाई में R, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज तो सेम थी और रेजिस्टेंस क्या था, अलग अलग था। अब यहाँ पे भी वोल्टेज तो सेम थी, रेजिस्टेंस क्या था, अलग अलग था। V को कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, 1 बाई R इज इक्वल टू V फिर से कॉमन, और यहाँ क्या बच गया, 1 बाई में R1 प्लस में 1 बाई में R2, इस वोल्टेज से वोल्टेज कट गया, तो आपका नेट रेजिस्टेंस क्या निकल कर आ गया, 1 बाई में R1 प्लस में 1 बाई में R2, ये क्या आ गया आपका नेट रेजिस्टेंस पैरेलल का। प्रूव हो गए दोनों के दोनों फॉर्मूले हमारे पास में, यही तो था।